नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूपी टेट प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर 2014 के, जिसके अंतर्गत हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षण विधि के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन से जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं नए, उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे, जो आपके सी टेट 2021 और यूपी टेट 2021 के साथ साथ सुपर टेट में भी सहयोगी होंगे। तो चलिए बिना समय जाया किए हुए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपने दोस्तों। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, और अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कुछ अभिप्रेरणा तो आपको जन्मजात मिलती है और कुछ आपको अर्जित करनी पड़ती है, यानी कि समाज में रहते हुए समय के साथ अपनी क्षमता के अनुसार आप उसे अर्जित करते चले जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन और समझ लेते हैं, किसने इसका सिद्धांत दिया। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक में वर्गीकृत करते हैं। हो सकता है आपके आने वाले यूपी टेट एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाए कि जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित प्रेरक का विभाजन किस वैज्ञानिक ने किया या किस विचारक ने किया। तो देखिए, इसका हम आगे देखते हैं। जैसे जन्मजात अभिप्रेरक की बात करेंगे तो वो जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, विश्राम करना। और जबकि अर्जित अभिप्रेरक में आपका क्या होगा, जो मनुष्य ने अपने सामाजिक अनुभवों और प्रयासों से प्राप्त किया, जैसे रुचि, प्रतिष्ठा, सामाजिकता, ये सभी चीज़ें इसकी क्या हो जाएंगी, आपकी जो है कि अर्जित अभिप्रेरक क्षमता हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, या सभी। तो हमने बताया था कि तीनों प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये हमने 2015 के पेपर में भी इसका एनालिसिस किया था। इससे ये पता चलता है कि 2014 के क्वेश्चन 15 में, 15 के क्वेश्चन 16 में, और पुराने पेपर से क्वेश्चन बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए पुराने पेपर को जरूर देखना चाहिए। तो देखिए, इसमें 3 प्रकार का मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक और एक शून्य प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो आपके ऑप्शन हैं विलियम जोन्स, स्किनर, और उसके साथ आपको क्या मिलेंगे ऑप्शन में, एबिंगहॉस और बार्टलेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एबिंगहॉस ने जो है कि सीखने की प्रक्रिया में निरर्थक शब्दों का जिक्र किया है। चलिए आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के नियम दिए हैं पावलोव साहब ने, स्किनर साहब ने, थॉर्नडाइक साहब ने या कोहलर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने किस पर रिसर्च की थी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्ली पर की थी। और अगर मैं बात करूं कि पावलोव साहब ने किस पे किया था, तो इन्होंने जो है कि कुत्ते पर किया था रिसर्च, कुत्ते पर। और अगर हम कोहलर साहब की बात करेंगे तो इन्होंने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पे रिसर्च की थी, या उसको बंदर भी कह सकते हैं। और एक आपका बचते हैं स्किनर साहब। तो स्किनर का आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने किस जानवर का प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के 3 नियम बताए थे, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना है क्या व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और उपरोक्त सभी। तो जहाँ कहीं भी अगर आपको उपरोक्त सभी लगता हो, ऑप्शन मिले, और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है क्लियर कट, तो आप उसको क्या करिए, उपरोक्त सभी ले लिया करिए। देखिए, इससे सीखने से आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, अभ्यास का परिणाम भी होता है ये, और स्थायी परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, या आनुवंशिकता। तो देखिए, जब वृद्धि और विकास दोनों होते हैं तो उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। और इसके बारे में हमने पूरी तरीके से बता दिया है, लेकिन कुछ सिद्धांत और देख लेते हैं। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत,
पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, चॉम्स्की का भाषा विकास और कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। इसके बारे में हमने पुराने पेपर को जब सॉल्व कराया है 15, 16, 17 वाले में, तो बहुत विस्तार से हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है। और जो छात्र अभी नए जुड़े हों वो जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी प्लेलिस्ट में जाके यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर पे जाकर क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया था डीवी साहब के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, क्रूज के द्वारा, रॉस के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा रॉस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो आपने थियरी पढ़ी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति यानी वैयक्तिक भिन्नता, तो प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। बस शिक्षक का काम होता है कि उस क्रिएटिविटी को सही दिशा में निखार कर सामने लाए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो जब बाल मनोविज्ञान शब्द ही लगा दिया तो बालक ही उसका क्या होगा? सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, यानी केंद्र बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11 क्वेश्चन। अच्छी स्मृति यानी कि गुड मेमोरी की विशेषताएं क्या होंगी? शीघ्र पुनः स्मरण कर लेना, शीघ्र पहचान कर लेना, अच्छी धारणा करना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बहुत जल्दी किसी चीज़ की पहचान कर लेना या पुनः रिवाइज कर लेना या रिटर्न कर लेना, ये सभी अच्छी मेमोरी की क्या होती हैं? एक अच्छी पहचान मानी जाती हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना ही संवेग शब्द को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। तो सही जवाब हो जाएगा आपका अनुकरण करने के बाद ही आप किसी चीज़ को सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होता है। अनुकरण के द्वारा बालक किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न करता है और उस कार्य को करने में उत्पन्न समस्याओं को समझने का प्रयास भी करता है। बालक सर्वप्रथम अपने माता पिता, शिक्षक का अनुकरण करता है और फिर उसके पश्चात समाज के लोगों का करता है, या समाज में जो भी उसके आस पड़ोस के मित्र मंडली, दोस्त, भाई, उनका देखकर करता है कोई भी काम। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थॉर्नडाइक साहब ने, गिलफोर्ड साहब ने, स्पीयरमैन या बीने साइमन। तो सबसे पहले बुद्धि या मानसिक आयु के लिए जो सूत्र दिया गया था, जो टेस्ट हुआ था, वो बीने साइमन साहब ने ही शुरू किया था, इसलिए इन्हीं का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या होती है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपरोक्त सभी। तो ये आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। मॉन्टेसरी विधि और किंडरगार्टन, ये दोनों विधियां इसके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। देखते हैं हम शैशवावस्था के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए हमारे भारतीय संविधान में कहाँ वर्णन किया गया है और किसकी जिम्मेदारी रखी गई है वहाँ पे। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन शिक्षण विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। जैसे वर्तमान में प्ले स्कूलों में दी जा रही शिक्षण विधियां इसी के अंतर्गत आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या सभी पर। तो बाल विकास का मतलब ही हो जाता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसमें हर एक पहलू पर विकास किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि हम विभिन्न अवस्थाओं में उसका क्या डेवलपमेंट होता है, जैसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था में, और साथ ही साथ वो आस पड़ोस के जो पर्यावरण है यानी वातावरण है, जो सामाजिक समूह है जिनके साथ वो उठता है, बैठता है, रहता है, उनका भी क्या असर पड़ रहा है, और इंटेलिजेंस अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या असर उसके ऊपर पड़ता है। तो इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम चलते हैं।
सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है या मैकडूगल का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डार्विन। सर्वाधिक उपयुक्त जीवन यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो शक्तिशाली होगा वही जो है कि जीवित रह पाता है, इसीलिए इसी संदर्भ में इन्होंने अपना नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है तो सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है बीने टेस्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या उपरोक्त सभी? तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सभी कुछ आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे और भी हम देख लेते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने के कुछ प्रमुख कारण और भी हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, अभिभावकों का दृष्टिकोण। तो ये सारे जो कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। साथ ही साथ अभिभावक का दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक स्टेटस, सामाजिक स्वीकृति और विद्यालय। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक मैकडूगल साहब ने 14 संवेगों की भी चर्चा की है। चलिए हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? हरलॉक, टीपी नन का, मैकडूगल का, रॉस का? तो सही जवाब हो जाएगा हरलॉक साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? कौशल अर्जित करना या ज्ञान अर्जित करना या व्यवहार में परिमार्जन यानी व्यवहार में परिवर्तन आना और वैयक्तिक समायोजन? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि हम कोई भी पढ़ाई कर लें लेकिन अगर हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता है तो हमारे पढ़ने या सीखने का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका है, वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना या तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो देखिए जहाँ पे अस्पष्ट वाणी होगी वो वैसे भी दोष माना जाएगा कि हमें समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा, तो ये हटा दिया जाए। और अगर कोई हकला के तुतला के बोल रहा है तो आवाज़ साफ नहीं आने की वजह से भी वाणी दोष इसको समझा जाएगा। और अगर ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण हुआ तो भी ये वाणी का क्या होगा? दोष होगा। लेकिन धीमी या तेज गति से अगर आप बोलते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से बोलते हैं तो उसको वाणी दोष नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं 24 पे। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना या उपरोक्त सभी? तो देखिए यहाँ पे अब आप उपरोक्त सभी मत लगाइएगा, क्योंकि कुछ कॉमन सेंस लगाइए कि प्राथमिक स्तर का क्लास क्या होता है 1 से लेकर 5 तक, और 1 से 5 का बच्चा रटने पे ज़्यादा विश्वास करता है, उसके महत्व को क्या वो समझेगा? तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया और दूसरा भी गलत, क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक स्तर पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग कह दिया गया है कि अब बच्चों को प्राथमिक और अपर प्राइमरी स्तर पे पिटाई या दंडित करना अपराध माना जाएगा या टीचर के प्रति कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस ऑप्शन को भी आप कट कर दीजिए। तो आपका क्या बचा फिर? सी ऑप्शन, कि आप जिस तरीके से मूल्य की बात कर रहे हैं वो मूल्य खुद आप में भी होने चाहिए। एक अध्यापक के तौर पर आप वही व्यवहार करिए जो एक मूल्य उचित होना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या करता है? शिक्षक को ही देख के जल्दी सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जय का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य? तो देखिए सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें तो आध्यात्मिक मूल्य अच्छा है, नैतिक मूल्य अच्छा है, सांस्कृतिक मूल्य अच्छा है, लेकिन किसी भी प्रकार से धन अर्जित करने का जो मूल्य होता है वो गलत माना जाता है, क्योंकि जब किसी भी प्रकार की बात आती है येन केन प्रकारेण तो आप गलत रास्तों से भी पैसे की मतलब उगाही कर सकते हैं, और जो गलत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप जो है सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में पूछ रहा है, तो पर्सनालिटी के रूप में आप फिजिकली कैसा हैं और साइकोलॉजिकल कैसे हैं, तो ये जो है कि स्वरूप होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही आंसर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा है आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है यानी इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है या सामाजिक निर्भर होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इंट्रोवर्ट के लिए अंतर्मुखी वर्ड यूज किया जाता है। और यह विभाजन जर्मन के मनोवैज्ञानिक युंग साहब या जुंग साहब ने किया है, जिसमें एक इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट और एक एम्बीवर्ट होते हैं। ये 3 प्रकार की विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। जैसे यहाँ पे बताया है कि ऐसे व्यक्ति जो संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मितभाषी होते हैं, भविष्य केंद्रित सतर्क होते हैं, शांत रहते हैं, आत्मकेंद्रित व आत्मचिंतन प्रवृत्ति के होते हैं, उनको अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है? जो बाहर की ओर ज़्यादा व्यक्त करने का प्रयास करता है उसको हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं, यानी कि एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी व्यक्ति को कहते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। देखिए सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकता। दूसरा, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप उसके पास ले गए तो डॉक्टर कुछ ना कुछ जरूर बीमारी निकाल देगा। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे? ये बात सही लगती है। और उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सीरीज का। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसी के साथ हमने 2014 की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप इसी तरीके के और भी टेस्ट पेपर हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जय हिंद, जय भारत।